हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, लेकिन हम आज फिर से शुरू करते हैं। हमारा जो बेसिक यूज चल रहा है वो चल रहा है बी एज अ मेन वर्ब। बी को एज अ मेन वर्ब कैसे हम यूज करते हैं। बी जो कि मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया इससे पहले वाले वीडियो में, आपने यदि उसे देखा है तो वो क्लैरिटी में होगा। बी इज़ारम को बोलते हैं, बोझ वर्ब को बोलते हैं और बी को भी बोलते हैं। बी भी इसी का फॉर्म है और बीइंग भी। सारी चीज़ें एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिलहाल बी एज अ मेन वर्ब, आगे जाकर ये ऑक्सिलरी बनेगी कंटिन्यूअस के लिए, और फिर ये ही हमारा पैसिव वॉइस भी चलाए। काफ़ी चीज़ें रन करती है, काफ़ी चीज़ों में रन होती है। तो हमने 2 चीज़ें समझी, असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। इन सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं हिंदी में जो बोलते हैं उससे उल्टा सेंटेंस बनता है। ये 2 बातें अगर हम ठीक से इंटरेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ एक सेंटेंस हम लेते हैं कि मैं अच्छा लड़का हूं। तो हमारे पास सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ चलता है। इससे पहले वाली वीडियो में ये बात पूरी तरह क्लियर कर दी गई है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। मैं अच्छा लड़का हूं, और हमने इसमें क्या लिया है कि हम जो क्रिएशन हिंदी की देखते हैं, कर्ता कर्म क्रिया, या फिर हम लेते हैं टाइम यानी कि समय और स्थान और फिर कर्म, जो भी है उस सेंस को हमने समझा। अब इंग्लिश क्या करती है कि वो भी पहले से ही उठाती है, यानी कि सब्जेक्ट मैं, लेकिन इसके बाद इंग्लिश उल्टी चलती है। हूं क्या अच्छा लड़का, उल्टा ही चलेगा, राइट। तो जब भी सेंटेंस बनता है उसमें अधिकतर ये दिक्कतें होती हैं कि लैंग्वेजेस एक जैसी नहीं चल रही, इसलिए उनको पूरी तरह से चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम पूरी ताकत लगा करके इसे समझने की कोशिश करें, हालांकि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको आप सभी जानते, फिर भी इसको एक बार समझ लेते हैं। तो मैं अच्छा लड़का हूं यानी आई एम अ गुड बॉय। और अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा लड़का था पहले कभी, अब तो बुरा हो गया हूं, तो आई वॉज अ गुड बॉय यानी आई वॉज अ गुड बॉय चलेगी उल्टी ही, बस सब्जेक्ट पहले होता है। और अगर मैं अच्छा लड़का बनूंगा या हूंगा, अच्छा बनने के भी सेंस में बी चलती है, ठीक है। उस सेंस में आई शैल बी अ गुड बॉय। आई और वी के साथ शैल के साथ में बी का यूज करेंगे, और अदर्स के साथ जो इनके सिवाय और कुछ भी है उसमें विल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, स्पीकर कौन होता है, इधर आई और वी, तो हम उसके लिए शैल का यूज करते हैं। हालांकि स्पोकन में लोग आयल देल विल करके बोलते हैं, तो ये पक्का नहीं होता कि शैल है कि विल है, पर कभी कभी इनमें डिफरेंस को अच्छे से कवर करना पड़ता है। तो ध्यान रखें जो शैल जो यूज होगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, और इसकी प्रोनाउंसिएशन शैल है, सेल नहीं। नेक्स्ट वन पर आते हुए, अगर हम इसी को सेंटेंस में नहीं लगा दें तो केवल नहीं के लिए नोट आना है। अब नोट क्या है कि वर्ब के बाद जो भी, चूंकि हमारे पास केवल वर्ब के तौर पे है क्या, केवल भी है, आगे जाओगे तो हेल्पिंग अलग मिलेगी और एक्शन वाली अलग मिलेगी, तो वहां पर देखना होगा। तो नोट बी के तुरंत बाद आ रहा है प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, लेकिन शैल और बी के बीच में आएगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 हिस्सों में हो, विल बी शैल बी है, हैज बीन हैव बीन है, कहीं भी, तो उनके बीच में नोट को फिक्स करते हैं। ये बातें समझने शुरू कर देनी चाहिए हमें। अब इस बात को देखते हैं, आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई वाज नॉट अ गुड बॉय, आई शैल नॉट बी अ गुड बॉय। ये होता है असर्टिव। यहां पर ही ले लें तो इसके साथ डील करेंगे, दे ले ले आर के साथ डील करेंगे, पास्ट में जाएंगे वर के साथ डील करेंगे, प्लूरल में, और सिंगुलर में वॉज के साथ। इतनी बातें हम कर चुके थे।
उसके बाद 2 दिन का ये गैप आया। अभी हम चलते हैं इंटेरोगेशन पर। इंटेरोगेशन 2 तरह से होता है, मैंने उस दिन भी बताया। एक इंटेरोगेशन ये है कि हम जब किसी से कुछ पूछते हैं उसको अलाउ करते हैं कि वो नोडिंग या शेकिंग कोई भी एक काम कर दे, यानी गर्दन को हाँ या ना में भी हिला दे, काम बन जाए। एक और इंटेरोगेशन है जिसमें पूरे का पूरा आंसर करना ही पड़ता है। तो इनमें दोनों में जो अंतर है उसे समझेंगे। फर्स्ट टाइप है यस और नो टाइप, यानी कि जवाब हाँ या ना में दे दो। कैसे दे दो? कि जो सेंटेंस हमारे पास असर्टिव है उससे पहले हमें क्या लगा देते हैं। अब क्या लगने के बाद हमने क्वेश्चन पूछ लिया है, अब ये बन गया एक क्वेश्चन। देखो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो क्या है इसको ध्यान रखें। इंग्लिश में अक्सर हम लोग जब देखते हैं चीजें कि हिंदी से इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों में कई जगह ये टेंडेंसी मैंने देखी है कि वो क्या को देखते ही वोट समझ लेते हैं। ये वाला क्या वोट नहीं, ये मैंने बताया था तब भी, एक बार और मैं इसे रिवाइज करा देता हूं। ये वाला क्या वोट नहीं हो सकता इन इंग्लिश। हम इसके लिए क्या करते हैं कि ये क्या ना लेकर के इन दोनों की जगह जो शुरू के 2 वर्ड्स हैं जिनमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है उनको बदलना शुरू कर देते हैं। ये हो जाएगा आई एम का एम आई और बनेगा क्या, मैं अच्छा लड़का हूं या नहीं हूं की बजाय क्या मैं अच्छा लड़का हूं या क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूं। केवल एक वर्ड को आगे से पीछे करना है। देखो लैंग्वेजेस एक जैसी नहीं हो सकती, कोई समंदर के किनारे रह रहा है, कोई पूरी तरह रेगिस्तान में, हम लोग मैदान में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर हैं। तो हर किसी के देखने का समझने का अपना अपना तरीका है। तो इंग्लिश का तरीका ये है कि ये जो क्या है शुरुआत, इसको वो ट्रांसलेट नहीं करते, ट्रांसलेटेबल नहीं है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि वर्ब को और सब्जेक्ट को बदल देंगे। एम आई, वॉज आई, शैल आई। ये फिर ध्यान से देखो, शैल बी जो है अक्सर बच्चे वर्ब की तरह से तौर पर यूज करते हैं, लेकिन ये चूंकि 2 हिस्से हैं तो ये नोट में भी 2 हिस्से, नोट इनके बीच में आएगा, और क्वेश्चन फॉर्म में भी 2 हिस्से। तो जब तक नोट नहीं आएगा तब तक सब्जेक्ट के साथ, नोट आएगा तो नोट के भी बाद। मीनिंग हो गया है क्या और सेंटेंस तो ये इस क्या को तुमने बोल दिया, और इसको देखते ही क्या लगाकर बाकी वही सेंटेंस है। क्या मैं अच्छा लड़का हूं तो एम आई अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूं, आई एम अ गुड बॉय। एम आई अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट अ गुड बॉय। क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, एम आई नॉट। मैं अच्छा लड़का था, आई वॉज अ गुड बॉय। क्या मैं अच्छा लड़का था, वॉज आई अ गुड बॉय। मैं अच्छा लड़का नहीं था, आई वॉज नॉट अ गुड बॉय। क्या मैं अच्छा लड़का नहीं था, वॉज आई नॉट अ गुड बॉय। क्या मैं अच्छा लड़का बनूंगा, आई शैल बी अ गुड बॉय। क्या मैं अच्छा लड़का बनूंगा, अगर आता है मैं अच्छा लड़का बनूंगा, आई शैल बी अ गुड बॉय। और अगर आता है क्या मैं अच्छा लड़का बनूंगा, तो शैल पहले आ गया, शैल आई बी अ गुड बॉय। मैं अच्छा लड़का नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ गुड बॉय। क्या मैं अच्छा लड़का नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी अ गुड बॉय। इज दैट क्लियर? तो ये जो क्या है यहां वाला शुरू वाला, उसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, उनके पास एक अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए वर्ड को पहले रख दो। अगर हम असर्टिव बनाना सीख जाते हैं तो बस उनमें से शुरू के 2 वर्ड्स को आपस में बदल दो। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो इस बात को हमें समझना है यहां पर कि हम किस तरह से चल रहे हैं। आई एम आई, यू आर यू, विल दे विल का किया हमने, विल दे। इस तरह से हम इसका इंटेरोगेशन करते हैं, और ये केवल हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, इसलिए इसे यस और नो टाइप करते हैं। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि क्या मैं अच्छा लड़का हूं, सामने वाला हाँ या ना कहेगा,
क्या तुम घर पर हो, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहां गए थे। अभी एक्शन में नहीं आए हैं वैसे, अभी केवल बी का ही यूज कर रहे हैं। तो क्या के लिए चाहे सब्जेक्ट जो हो उसकी वर्ब उससे पहले रखेंगे। फिलहाल तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, हम लोग केवल और केवल बी को एज अ मेन वर्ब लेते हैं, तो बी को ही रखेंगे। हाँ, मॉडल्स के टाइम पे बी पीछे रहेगा क्योंकि ये दो हिस्से हो गए। इस बात को अगर आप समझ पाए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंटेरोगेशन के लिए मैं आई को कैपिटल को ऐसे ही लिखता हूं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी क्योंकि मैं इसे बदल नहीं पाऊंगा। इंटेरोगेशन की जो दूसरी टाइप है उसे बोलते हैं हम WH टाइप। क्या बोलते हैं? WH टाइप। बहुत से लोग इसे डबल इंटेरोगेशन भी बोलते हैं क्योंकि हमें पहले बताया जाता था, लेकिन WH टाइप इसका एक बेस फॉर्म मानना चाहिए। अब हमारे पास में क्या है कि इसे WH टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें WH यानी जो क्वेश्चन वर्ड है इंग्लिश के वो WH से ही स्टार्टिंग लेते हैं। तो ज्यादातर में स्टार्टिंग आती है, हाउ उल्टा होता है और उससे बने हुए बाकी के चीजें, पर WH तो कॉमन है। तो ये हमारी WH फैमिली है, इसे हमें क्लियर करना चाहिए। लाइक हूं, whom, whose, what, why, when, where, which, how, how many, how much, how often, how long, how far। इन सभी में WH है, चाहे वो HW करके आ रहा है, WH है। इसे बोलते हैं WH फैमिली। जो कॉमन चीजें हैं उनको हम आज समझ लेंगे। इसके बाद ये चीजें आगे जाकर बहुत अच्छे से हमारे काम आने वाली है, तो हम उन काम आने वाली चीजों पर काम करेंगे। क्वेश्चन वर्ड जानने वाले लोग एक सेकंड में, चाहे वो सेंटेंस ना समझ पाए, केवल क्वेश्चन वर्ड को अगर आप जानते हैं तो आप ये जान जाएंगे सामने वाले ने पूछा क्या है। ये आइडिया, इसको एक बार क्लियर करते हैं। हूं को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है हूं को हिंदी में कौन कहते हैं, और इसी से हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इसको एक कंप्लीट एक्ट के लिए किसने भी कहा जाता है, यानी हिंदी में इसके लिए दो वर्ड है, कौन या किसने। या तो कौन या तो किसने। अब जो कौन या किसने हमारे सामने आता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हो गया कौन या किसने, बस कह दिया, मीनिंग थोड़े ना मीनिंग ये हो गया कि आपसे पूछा क्या गया है, राइट। तो अगर हम क्वेश्चन वर्ड को जानते हैं ये काफी नहीं है, क्वेश्चन वर्ड का आंसर क्या आने वाला है ये भी अगर हम जानते हैं तो काफी है, उस टाइम पर बात बनेगी। अगर कौन या किसने कहा गया तो हमसे किसी का नाम पूछा गया, नेम दैट थिंग और दैट मैन, एनीवन। ज्यादातर लोगों के बारे में पूछते हैं, हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ कौन था, तुम बताए अनिल, अनिल इज ए नेम,
राइट। तो इस सेंस में चलते हैं। अब सामने वाला अगर मान लो कि ये कहे, जब हमने कहा भाई तुम्हारे साथ कौन था, और सामने वाले ने हमसे कहा कि भाई अनिल था, और हमें अनिल की जानकारी नहीं है, हम फिर पूछेंगे कि अनिल कौन है, तो ये तो यही बात रही, वो अभी अनवेयर है उससे। अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम उसे उसकी पोस्ट बता सकते हैं। यदि हमारे यहाँ क्लर्क है या फिर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, कुल मिलाकर के उसकी पोस्ट यानी पद। और तीसरी बात हम बता सकते हैं उसका और खुद का रिलेशन, मेरा दोस्त है, या फिर हम कहें कि भाई भाई है मेरा। 3 चीजें पूछी जा सकती। ये क्वेश्चन वर्ड अगर किसी ने किया तो सबसे पहले ये है कि भाई उसका नाम बता दें हम, अगर वो जानता हो तो बताने में फायदा है, नहीं जानता है तो फिर हम उसकी पोस्ट बता दें, या फिर अपना और उसका रिलेशन। अगर वो आदमी पहली बार हमसे मिल रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये रिलेशन है। इन चीजों को जोड़ते हुए हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड जो कि है होम। इसका यूज, होम और होम का यूज पैसिव में बड़ा दुखी कर सकता है आपको, तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कहां पर कैसे इनकी प्लेसिंग हो रही है। फिर जैसे पैसिव में जाते हैं तो प्लेसिंग बदलती है, वहां पर बड़ा खैर वो अच्छा रहेगा जब चलेगा। तो अभी हम देखें तो ये 3 तरह बोलते हैं हम। इसे हम कहते हैं किसे, किसको, और इसी को हम कहते हैं किससे भी। मैं इधर लिख देता हूं, किसे, किसको, किससे। इस तरह किससे बात कर रहे थे भाई, किसके पास गए, राइट, तो किसको दिए तुमने पैसे, एटसेट्रा। दोनों में सेम चीज पूछी जाती है। स्पोकन में बहुत से लोग कभी भी होम का यूज नहीं करते और वो होम से ही काम चला लेते हैं। चलाया जा सकता है रिटर्न में भी, लेकिन पता होने के बाद जब तक अच्छे से कमांड ना हो, होम को अलग ढंग से डील करना चाहिए और होम को अलग ढंग से। तो अच्छी बात तो यही है कि जब होम है तो अलग है। कैसे अलग है वो समझे। अगर हम कह रहे हैं भाई तुझे किसने पीटा, कौन पीट गया भाई तुझे, हाँ बताओ, हम कोई कार्रवाई करने वाले हैं, राइट। तो किसने पीटा यानी पीटने वाले के बारे में जान रहे हैं, द डूअर, ये डूअर ढूंढता है। अब आते हैं, हम कह रहे हैं यार तू किसे पीटे है भाई, यानी तुम किसे पीटा है। अब पीटने वाले को ढूंढना है, पीटने वाला तो सामने है, उसको तुम जानते हैं, भाई तू किसी पीटे है, किसको पीटा है। तो यहां पर होम से हम जो निकालते हैं वो डूअर नहीं है, ये डूअर को ढूंढता है, वन हु डज अ टास्क और वर्क, जबकि ये रिसीवर को ढूंढता है, यानी ये ऑब्जेक्ट ढूंढने के काम में आएगा। तो इन दोनों में अंतर है, भले ही चीज एक से जैसी हो, राइट, लेकिन अंतर तो है, उस बात को समझना। अगर अगले क्वेश्चन वर्ड पर चलें तो ये हुज और हुज को कहते हैं किसका, किसकी, किसके। इनके क्वेश्चन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना अच्छी बात है। किसका, किसकी या फिर किसके, ये पोजीशन पूछने के काम में आता है। हम पोजीशन पूछते हैं और आंसर में क्या मिलता है, पोजीशन। इसे हिंदी में अधिकार बोलते हैं। हम कह रहे हैं ये किसका मकान है, वो किसकी दुकान है, राइट। तो ऐसे में आंसर मिलता है ये शर्मा जी का है, वो किसी और के है, एटसेट्रा, या फिर मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, कोई ना कोई चीज बतानी होती है, तो वो चीज आती है हुज के जरिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन है वोट। अब मैंने ये वोट बताया कि अगर सेंटेंस के शुरू में हिंदी में क्या हो तो वोट नहीं होता, लेकिन वो बीच में हो गई तो वो वोट हो जाता।
बाकी क्वेश्चन वर्ड कहीं भी आए वो ट्रांसलेटेबल हैं। वोट के साथ में प्रॉब्लम है क्योंकि उनके बनाने का तरीका अलग है। वो आई एम को एम आई, यू आर को आर यू करने लगते हैं, बस वहीं पर वोट वाला वो वाला सिस्टम है। लेकिन ये जो क्या है ये मीनिंगफुल है। अब यहां पर इसे समझेंगे क्या के जरिए हम जो पूछते हैं वो कोई वस्तु होगी। व्हाट इज इन योर हैंड, अ पेन, या तो वो कोई वस्तु होगी या फिर हम कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर। तो हम किसी का ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, यानी कि व्यवसाय, काम क्या करते हैं। व्हाट इज योर फादर, अ फार्मर, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, हमने आंसर कर दिया। अगर हमने जो है पूछा व्हाट इज योर मदर, अ हाउसवाइफ, व्हाट इज योर ब्रदर, अ साइंटिस्ट, कुछ भी हम लोग जो करते हैं वो काम वो बताना है। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि जी व्हाट इज योर फादर पूछ लिया तो फादर कोई चीज थोड़े, नहीं ये सही बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को वो बात क्लियर नहीं होती, लेकिन लैंग्वेजेस अपने ढंग से काम करती है, हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। लैंग्वेज हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें लैंग्वेज की चीज़ें समझनी होंगी और उनके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सेट करना होगा, क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं भाई, हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं है, तो इसलिए कुछ चीज़ें समझनी होंगी, समझनी भी चाहिए। क्या नेक्स्ट वन पर आ रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई है। वाई का मतलब है क्यों, और ये एक आसान वर्ड है। हम अक्सर देखते हैं 10th 12th लेवल तक भी बहुत से बच्चे होते हैं, हालांकि 3rd 4th तक ही होना चाहिए ये काम। हम अक्सर बच्चे से कहते हैं कि वाई आ रहा है तो कोई बात नहीं, बिकॉज के साथ बाकी जोड़ दो, ऐसी ऐसी चीजें हम बताते हैं कभी कभी। तो छोटा बच्चा जो होता है वो कुछ चीजों को आसान चाहता है, क्योंकि वो उतना सोचने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन हम लोग तो रखते हैं। तो यहां पर इसे समझना है, क्यों के जरिए एवरी टाइम हम रीजन ही पूछने वाले हैं। तो हमने पूछा कि भाई उसे क्यों मारा, क्यों पीटा तुमने, सामने वाला बता रहा है गालियां दे रहा था, तो कोई ना कोई रीजन है कि आज क्यों नहीं आए, बीमार था। रीजन, रीजन क्या होता है, कारण क्या हुआ, किस कारणवश ये काम ऐसे करें, तो उस सेंस को समझना है। व्हेन के जरिए हम पूछते हैं तो एवरी टाइम कब कह करके हम पूछते हैं क्या, टाइम यानी समय, कब आए, कब जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। टाइम ही है, कब आए, परसों आया था, कब जाओगे, जाऊंगा अगले हफ्ते। तो ये चीजें जो है ध्यान रखने की, कोई घटना कब घटी, राइट, ये सब इसमें पूछा जाएगा। वेयर एक और आसान वर्ड है, ये कहां कह करके चलता है। वेयर का मतलब है कहां, और कहां का मतलब है कि हम प्लेस की बात कर रहे हैं, स्थान, कहां रहते हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, कहां मिला। एवरी टाइम कोई भी चीज है कि वो तुम्हें कहां मिला, तो दिल्ली मिला, प्लेस मैटर करता है। विच का मतलब है कौन सा, कौन सी, या फिर कौन से। इधर कौन सा, वो कौन सी, या तो फिर कौन से। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भाई कौन जो है वो यहां भी है और यहां भी है, तो उन्हें लगता है कि यार ये हूं के साथ चल जाएगा, नहीं चलेगा। जब हम लोग ये देखें कि हम एक से ज्यादा लोगों को या चीजों को देख रहे हैं और हमें उनमें से किसी एक की ओर इशारा करना है, तो ये जो हमारा इंडिकेशन है, जिसे हिंदी में संकेत बोलते हैं, मैं हिंदी के साथ बता रहा हूं, तो अधिकतर बच्चे जो है वो उसी को कवर करते हैं इसलिए, ठीक। तो ये जो संकेत यानी इंडिकेशन हम लोग कर रहे हैं, दैट वन।
हम कह रहे हैं तेरा पेन कौन सा है, तो यानी एक से ज्यादा पेन है तभी पूछेंगे, वरना पूछने का मतलब नहीं है। एक पेन पड़ा तो कैसे पूछ देंगे तेरा पेन कौन सा, तो उसमें से वो बताएगा वो बीच वाला है, वो हरे वाला है, एटसेट्रा। तो ऐसे करके बीच जब भी सिलेक्शन की स्थिति आए उसमें हूं नहीं लेना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं आजकल ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो अमंग हूं ले लेते हैं, अमंग होम ले लेते हैं, राइट। उसके बजाय आप विच ले, विच एक बहुत आसान वर्ड है, विच बॉय वाज देयर, राइट, विच बॉय इज योर फ्रेंड, विच ऑफ दीज बॉयज, विच ऑफ के साथ बहुत सारे यूजेस बनते हैं, वो हम लोग करेंगे कवर। अभी फिलहाल विच को समझे आप, इन दोनों में अंतर है, ये कभी सिलेक्शन नहीं लेता है, ये दो या दो से ज्यादा में सिलेक्शन लेता ही लेता है, तभी विच आए। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हाउ पर। हाउ का मतलब है कैसे, कैसे। अब हाउ के लिए हम जो पूछते हैं वो मेथड पूछते हैं अक्सर। जब हाउ पूछते हैं तो ये एक मेथड पूछा जाता है। हम कहेंगे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा कि यार एलसीएम लो, आफ्टर दैट प्लस करो, माइनस करो, जो भी करना है। तो ये उसका एक टेक्निक हो गया, एक मेथड हो गया। मेथड के लिए हाउ चलता है, हाउ डिड यू डू इट, वो बता रहा है कि भाई यार ऐसे ऐसे किया हमने, ओके। या फिर इसी के जरिए हम लोग ट्रैवलिंग मीन्स को भी पूछ सकते हैं, जिसे कहते हैं हम यातायात का साधन। यातायात जो होता है वो ट्रैवलिंग होती है, राइट। हम पूछ रहे हैं यार तू कैसे जाएगा भाई, तो मैं तो बस से जाऊंगा, कि मेरे पे तो बाइक है, मैं तो उससे चला जाऊंगा। तो क्या पूछा गया और क्या बताना है, ये दोनों चीजें एक साथ माइंड में रहनी चाहिए। नेक्स्ट को देखते हैं। हाउ मैनी के जरिए हम जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कितने या कितनी। इसके लिए वर्ड क्या बना, कितने या फिर कितनी। इससे हम एवरी टाइम नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स और थिंग्स पूछते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संख्या। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और थिंग्स, हाउ मैनी। अभी हम जो है कई सारे, जैसे कि फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं, जैसे शोले फिल्म में एक डायलॉग है, कितने आदमी थे, राइट। तो इस सेंस को समझना है। वो कहते हैं दो, नंबर बताया है, नंबर ही बताया जा सकता है, हाउ मैनी पूछा गया, राइट। कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने मकान, कितने गधे, कितने गधे, कितने घोड़े, ये सब चलता है जो गिना जा सकता है, हाउ मैनी के आंसर में आ सकता है। अब जब हाउ मच आता है तो ये इसी के जैसा है, लेकिन ये क्वांटिटी के लिए है। हम जब कह रहे हैं कितना या कितने, ये क्वेश्चन वर्ड बड़ा परेशान करते हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। अब इन दोनों में अंतर देखोगे कि नी तो दोनों में कॉमन हो सकता है, लेकिन ये एवरी टाइम कितने और ये एवरी टाइम कितना ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हम क्वांटिटी को गिनते नहीं हैं, उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहने वाले हैं भाई, कितना दूध, कितना तेल, कितनी चीनी, एक्सेट्रा। और ये किलो में, लीटर में, कपड़ा आ गया तो मीटर में, ये चीजें जो है नपती हैं। तो हाउ मच के साथ जब हम चले तो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी, 1 लीटर, 2 लीटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन पर आ रहे हैं, हाउ ऑफन। देखिए स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंग्लिश में लगभग मनाही है। ऑफ्टन जब बोलते हैं तो लैंग्वेज में एक तरह का जग यानी झटका आता है। अगर वो झटका आ रहा है आपको तो लैंग्वेज वहां पर अच्छी नहीं मानी जाती, बड़ी स्मूथ लैंग्वेज बोलना चाहते हैं सभी। तो अंग्रेजी लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी स्पेलिंग है उन्हें नहीं बदलते, पर ये उनकी भी एक खास कमी है। हिंदी जैसी लिखी जाएगी वैसी बोलिए, लैंग्वेज परफेक्ट। इंग्लिश में उन वर्ड्स को जिनकी
जो लेटर्स की जरूरत नहीं है उन्हें रखा और साइलेंट कर दिया, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे कि वुड में हम लोग देखें तो वुड के अंदर में हमें बड़ी परेशानी हो जाती है कि भाई यार एल तो है, जबकि विल में बोला जा रहा है वो। लेकिन अगर डी और एल दोनों को प्रोनाउंस करोगे तो बड़ी खराब एक साउंड प्रोड्यूस हो, तो इसलिए उससे बचते हैं। खैर उसमें बाद में जाएंगे। फिलहाल हाउ ऑफन बोलते हैं ज्यादातर लोग, ऑफ्टन जो लोग बोलना चाहें बोले, क्योंकि स्पेलिंग तो ऑफ्टन से ही याद हो रही है। अभी यहां पर इसका मतलब है कितनी बार। हम कह रहे हैं कितनी बार चाय पीते हो, कितनी बार सोते हो, कितनी बार खाते हो, साल में कितनी बार दिल्ली जाते हो। ये चीजें कितनी बार यानी हाउ ऑफन, इस बात को समझना है। और इसके अंदर हम केवल फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी वर्ड दिया जाता है आवृत्ति, जो एक जैसे स्टाइल में घूम जाए, रोटेट कर जाए बार बार उसी ढंग से, तो उसको तब हम कितनी बार में बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास हाउ लॉन्ग। ये एक मुश्किल क्वेश्चन वर्ड है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं लॉन्ग जर्नी, अ लॉन्ग वे, लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, तो ये लगता है कि लेंथ है। लेकिन हाउ लॉन्ग जो है उसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है, इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर। जब हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं तो इसका बहुत यूज होता है, और इसी की वजह से हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। खैर हाउ लॉन्ग का मतलब हो गया है कितनी, एक सेकेंड रुकना पड़ेगा, कितनी देर। कितनी देर, अब की बार में हमें ड्यूरेशन बतानी है, अवधि, इसको बोलते हैं अवधि, ड्यूरेशन। हम क्या कह रहे हैं कि भाई यार इसमें कितना टाइम लग जाएगा, सामने वाला कह रहा है 2 घंटे लगेंगे, कितनी देर में आएगा, कि मैं आ जाऊंगा 5-10 मिनट। तो ये जो हाउ लॉन्ग है इसको समझना है। हालांकि सारे क्वेश्चन वर्ड अभी जब तक हम बी करेंगे तब तक यूज नहीं हो पाएंगे, जैसे ये हाउ ऑफन है ये हम यूज नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं जब हम सिंपल में होते हैं। तो लेकिन मीनिंग इनका क्लियर कर लो, ये अभी क्लियर कर लेंगे, आसान चैप्टर्स चले अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। हाउ फार, हाउ फार एक आसान वर्ड है। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर, कितनी दूर। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम मोदीनगर, 45 किलोमीटर। तो इसके अंदर हमें डिस्टेंस यानी दूरी ही बतानी है। हमें अगर एक क्वेश्चन वर्ड के बारे में केवल ये पता है कि वो क्या है, ये बहुत नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है तो चाहे आदमी कुछ भी कह रहा है, पूरी तरह से उसको हम नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन वर्ड माइंड में पहुंच गया तो हमें पता होगा कि ये तो ये पूछ रहा है। उसने कहा हाउ मच और वो कुछ दिखा रहा है, तो उस सेंस को हम समझ गए कि ये पूछ रहा है कि ये कितना है या फिर उसे मुझे कितना चाहिए। तो इतनी बात तो पता ही होगी, क्वेश्चन वर्ड एक बड़ी चीज है। इज दैट क्लियर? तो इसको अच्छे से रट लो कि इसका मीनिंग क्या है, इससे निकलता क्या है, ये जरूर रट लेना। लर्न बाय हार्ट। अब आते हैं कि क्वेश्चन वर्ड अगर यूज ही करना है तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड ही,
तो क्वेश्चन वर्ड जब यूज ही करना है तो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल शुरू में यूज होता है। ये इंग्लिश की खासियत है कि वो क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही रखेंगे, यानी WH को पहले रखते हैं। अब हिंदी में क्या होता है कि WH हो या कुछ भी हो, हम जो भी देखते हैं क्रिएशन में फर्क तो है। हमारे पास जो फिलहाल हम तो बी का यूज कर रहे हैं, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है अक्सर। देखो क्या तो होना ही लगभग यहाँ चाहिए, बाकी क्वेश्चन वर्ड कहीं और भी हम लोग बोल लें लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन वर्ड आता है और इसके बाद जो हमने सीखा है क्या वाला सेंटेंस जिसमें क्या शुरू में था, क्या तुम घर पर हो, आर यू एट होम, राइट, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड तो बस काम खत्म, यानी क्या वाला ही सेंटेंस इसमें बनेगा। अब हमारे पास वर्ब जो कि इजारे में फिलहाल तो हमारे पास हेल्पिंग और मेन वर्ब जैसा कोई खास कंपाउंड नहीं है, तो वर्ब लिया, उसके बाद आया सब्जेक्ट, भाई इतना ही बदलना था, बाकी तो ये शुरू से ही चल रहा है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही चलता रहता है। ऑब्जेक्ट, प्लेस, देन टाइम, और ये हो गया सेंटेंस पूरा। फिलहाल चूंकि हमारे पास एडवर्ब्स ज्यादा नहीं हो सकती, ना ही दोनों ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट है, मैं फिर भी इसे ऑब्जेक्ट ही कहता हूं, वरना समझ में नहीं आता कई बार। बस काम खत्म हो गया। एक सेंटेंस देखते हैं। हरीश इस समय कहां है? ये सेंटेंस आया हमारे पास, हरीश इस समय कहां है। तो हमने देखा कि इसमें WH टाइप क्वेश्चन है, कहां, और कहां को हम लोग बोलते हैं वेयर। ये ही पहले आएगा, इंग्लिश की क्रिएशन यही है, तो हमने वेयर को उठाया। अब हमें वर्ब की जरूरत है जो कि यहां है, फिलहाल तो हम इसी में हैं, तो इजारम का यूज कर रहे हैं, उजवर का यूज कर रहे हैं। इज सब्जेक्ट ढूंढा, तो कौन है? हरीश, इसके बारे में पूछ रहे हैं, वही तो, कोई डूअर तो हो नहीं सकता, फिलहाल एक्शन नहीं है, हरीश, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, हरीश आ गया, और हमारे पास वर्ब भी आ गई, बच क्या गया, और ये सबसे आखिर में आता है टाइम, एट दिस टाइम। हालांकि इसे शुरू में भी रखा जाता है कुछ चीजों में, जैसे यस्टरडे वगैरह या फिर लास्ट नाइट, हम शुरू में भी रख सकते हैं। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इस समय या इस वक्त, एट दैट टाइम उस समय या उस वक्त। जब एट दैट टाइम आता है तो या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में, एट दिस टाइम प्रेजेंट में होगा। इज दैट क्लियर? कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं। तो हमने जो सीखा है उसका सारा का सारा जो निचोड़ है, राइट, जो उसका चीज है, उसको हम अगर ध्यान से देखें तो वो किस तरह से चलता है, एक सेंटेंस से क्लियर करो। He is happy today. What it means? इसका मतलब है कि वह, फिर पीछे को चले, आज खुश है, उनके तो चलते ही है इसमें। तो हमें पता होगा, अगर इसी सेंटेंस को हमने कहा इज ही हैप्पी टुडे,
तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या क्या अपनी ओर से बोलना पड़ेगा, क्या वह आज खुश है। अगर हम इसी सेंटेंस को एक बार लिख करके इज ही हैप्पी टुडे करते हैं और इससे पहले वाई रख दें, तो सेंटेंस तो एक ही था, सेंटेंस तो एक ही था, इज ही हैप्पी टुडे, लेकिन हमने वाई शुरू में रख दिया, तो अब क्या हो गया, वह आज खुश क्यों है। हाउ उठा लेंगे, वह आज खुश कैसे है, ऐसे नहीं है सारे क्वेश्चन वर्ड ही लगा सकते, लेकिन क्वेश्चन वर्ड आएगा ऐसे। हमें सेंटेंस को समझना है तो हमें पता हो कि एक असर्टिव सेंटेंस जो बनता है, इसे नोट लगाना चाहे लगा सकते, ही इज हैप्पी टुडे, इसी के जरिए सब कुछ बनना है, इज ही, और ऐसे का ऐसे ये वाला सेंटेंस है, फिर उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। ये टोटल इंग्लिश का एक सिस्टम है जिसे सबसे आसानी से इसी में समझा जा सकता है। अगर इसके बाद हम जब जाएंगे, जब हम डू का यूज करेंगे, हैव का यूज जो भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या बी को भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ऑक्सिलरी के तौर पे यूज करेंगे, तो वहां भी ऐसा ही होगा, लेकिन प्रैक्टिस यहां से करें आप। एक बार बी के सारे चैप्टर को अच्छे से देखें, समझें और फिर उस पर क्लैरिटी लें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सारे चैप्टर को देखने के बाद सबसे पहला काम आप ये करें कि भाई इससे क्वेश्चन वर्ड को और इसका मीनिंग तो हमें पता है कि ये है, लेकिन इससे किसी ने पूछा क्या है, इन चीजों को अच्छे से माइंड में रखें, मन बाय हार्ट मतलब रट लें, फिर दिक्कतें कम होती चली जाएंगी। देखो इस तरह से पढ़ने पर, हालांकि ये चैप्टर लगभग सभी को आता है, लेकिन इस तरह से पढ़ने पर सबसे आसानी से कोई लैंग्वेज हम गेट करते हैं। तो जैसे जैसे हम इस चीज में बढ़ेंगे हमें और ज्यादा जानकारी होगी। कल से हम एक नया चैप्टर पकड़ेंगे तो तब कुछ नया आइडिया आता रहेगा। किसी को चाहे कोई चैप्टर कितना भी आता हो, अगर उसमें हम अच्छे से उसको तैयार करके कोई टीचर बताने की कोशिश कर रहा है तो एक न एक नई चीज वो पकड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज पर, हर लेक्चर को लगभग पूरे का पूरा आप देखें, सुने। आवाज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास सारे साधन हैं तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं। थैंक्स।